चलो ध्यान दो, तुम्हारा फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मतलब अभी तक हम लोग ऑप्टिक्स पोर्शन को खत्म कर लिए ना, अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन ज़्यादा लंबा है, लंबा तो है ही, और इसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है, तो वो अगला चैप्टर में रहेगा कि सब रहेगा न्यूमेरिकल सब सर। तो इलेक्ट्रिसिटी पर जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जान रहे हैं क्या, जो घर में लाइन आ रहा है, ठीक है, मतलब वो पावर, वो एनर्जी जिसके वजह से कोई भी हमारा मैकेनिकल अप्लायंसेज चल रहा है। ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, बल्ब है, पंखा है, कुछ भी चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी समझो एक तरीके से वही एनर्जी है जिससे हम लोग किसी चीज़ को मूव करवा पा रहे हैं, उससे लाइट एनर्जी निकाल रहे हैं, उससे मैकेनिकल जो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पर पढ़ना है हमको। घर में जो लाइन आता है ना डेली, इसी को हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो वो लाइन कहीं ना कहीं एक तरह से ऊर्जा है, मतलब वो नहीं रहता है तो ये सब काम नहीं करता है। वो आया मतलब एक ऊर्जा लेके आया, है ना, कहीं ना कहीं क्या लेके आया, एनर्जी, वो ऊर्जा लेके आया। ठीक है, ठीक है, तो वो आया, वो एनर्जी आया, तो उससे हुआ क्या एक्चुअली, तो यहाँ से जो वायर कनेक्ट होता है ना वहां तक, उसके बीच में चार्जेस फ्लो करते हैं एक्चुअली में, चार्जेस फ्लो करते हैं। ऐसे भी तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जानता है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसेस द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी वही है, एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो बोल रहे हैं ना एनर्जी जो आया, तो एनर्जी आया का मतलब क्या होता है कि चार्ज फ्लो किया, उस वायर से चार्ज फ्लो किया, जब चार्ज फ्लो किया तो अप्लायंसेस हमारा काम कर रहा है। लाइट है तो लाइट जल रहा है, पंखा है तो पंखा चल रहा है, ठीक है, जो भी है वो एनर्जी की वजह से चार्ज फ्लो किया होगा। मतलब वायर में चार्ज पहले भी मौजूद थे, जब तक ये एनर्जी नहीं मिला तब तक नहीं था, जब एनर्जी मिला तो वो फ्लो किया, एंड फ्लो किया तो बन गया। ठीक है, तो चार्जेस जब रुके हुए तब नहीं कर रहे, जब ये चार्जेस फ्लो कर जाता है ना किसी एनर्जी की वजह से, तो अभी हम लोग जाने कौन सा एनर्जी लगता है, कैसे लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन जा रहा है, करंट बन जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रहा है एनर्जी। तो इसमें सीधा बात आ गया, तुरंत आ गया कि चार्जेस फ्लो किए। इस चैप्टर में तुमको चार्जेस के बारे में पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, चार्जेस के बारे में पूरा पढ़ना। जैसे चार्जेस, तो चार्जेस क्या हो सकता है, चार्जेस हो सकता है एक तरीके से अभी को लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक चार्जेस वैसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, वैसा बॉडी हो सकता है जो अपने से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं तो रिपेल कर पाए। ये क्या करेगा, ये करेगा रिपेल करेगा ये। ठीक है, ये करेगा रिपेल, ठीक है ना, ठेल देगा इसको, और यही यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो चार्जेस वही होते हैं जो अपने से कोई सेम चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, यही तुम्हारा चार्ज है। इस चार्ज पे जो सिंबल चलेगा हमारे क्लास में, वो यहाँ बन जाएगा क्या, क्यू। चार्ज का सिंबल क्या चलेगा, क्यू। मतलब जो चार्ज फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी बना है, पहले लोग चार्ज को पहले समझ लेंगे, धीरे 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 करके चैप्टर पे पूरा आएंगे। पहले मेन इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लेंगे पूरा एक बार, तब जाके जो एक्स्ट्रा आएंगे ना रेजिस्टेंस से सब, वो सब समझेंगे। पहले इलेक्ट्रिसिटी समझना क्या होता है एक्चुअली। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा हो जाएगा क्या, कूलम, सी। ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे, कूलम सही होना चाहिए। ये कूलम सी से डिनोट करेंगे, इसका ऐसा से डिनोट करेंगे, सी से, सी, सी ओ यू है, हाँ सी ओ यू कूलम, वो कॉलम हो गया। ठीक, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक, उन्हीं के नाम पे दिया गया है। तो अगर हमको बोलता है 2 कूलम चार्ज 5 कूलम चार्ज, इट मीन्स 2 कूलम चार्ज मतलब थोड़ा सा कम चार्ज है, और 5 कूलम चार्ज ज्यादा है। ठीक है, और चार्जेस कैन बी दो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कटायन, और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड अनायन। तो इस चीज को ध्यान रखना, सही होगा, सही रहेगा ना। देखो, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, मतलब चार्ज को नापते कहाँ है, कूलम में। ठीक है, तो कूलम एक एक कूलम्स लॉ दिए थे,
चार्जेस तो जान ही रहे हैं, अट्रैक्ट रिपेल भी करता है, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है या कितने फोर्स से रिपेल करता है उसको जानना होगा। ठीक है, तो कूलम लॉ हमको पढ़ना होगा, कूलम्स लॉ। ग्रेविटेशन में पढ़े थे ना, ग्रेविटेशनल लॉ कितना है, कूलम्स लॉ भी दिए हैं। कूलम्स लॉ वो बताते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस कितना हो सकता है, कितना वैल्यू में हो सकता है। मतलब दो चार्ज को रख रहे हैं विथ अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन हो, है ना। ये जो अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, कूलम लॉ। कूलम लॉ, कूलम्स लॉ से हम लोग जान पाते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो सकता है। ये सब अभी चैप्टर को रेडी कर रहे हैं, जितना ये जो पढ़ रहे हो ना इतना डिटेल में, ये रेडी हो रहा है चैप्टर करने में। ठीक है, द कूलम्स लॉ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो चार्जेस वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो ग्रेविटेशन में पढ़े थे वो दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, M1 M2 वाला ना। क्या पढ़े थे, F बराबर G M1 M2 बटा R स्क्वायर, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट देखे थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। इन प्रोपोर्शनल खोल के G आया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से। सेम ढंग से यहाँ पर भी आता है कि Q1 Q2 जितना वैल्यू होगा उसका बटा कितना, R स्क्वायर। तो वही होगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट द K, तो K हमारा हो जाएगा कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू लगभग 9 × 10⁹ समझ लो, लगभग इतना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इतना इसका वैल्यू एग्जैक्ट है, 9 से थोड़ा कम होता है, 8.9 के अराउंड में होता है, तो हम 9 बता देंगे डायरेक्ट। उतना इसे कोई जरूरी नहीं है, अगर पूछा तो ठीक, नहीं तो शायद नहीं पूछा जाता है हमसे। ठीक है, ये सब खड़ी चीज़ों को रेडी कर रहे हैं तो खाली समझते चलो। तो कूलम्स लॉ वही स्टेटमेंट के साथ आया है, ये व्हाट इज कूलम्स लॉ ये पूछा जाएगा तो वही होगा स्टेटमेंट जो ग्रेविटेशन वाला याद किए थे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बस। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल खुला है तो के आया कौन, कूलम कांस्टेंट के नाम से इसका वैल्यू दिया हुआ है। अगर कूलम कांस्टेंट को अलग करोगे ना के को, तो हो जाएगा F R स्क्वायर, नीचे में तो चल जाएगा कहाँ, ऊपर में, और ये दोनों चीज ऊपर में खुला है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे में होगा, ऐसा आ जाएगा। देखो के बराबर अगर हम निकाल रहे हैं तो F R स्क्वायर बाई Q1 Q2 आएगा ऐसे। F फोर्स, F जो फर्क है फोर्स है, F क्या रहने वाला है, ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। और ग्रेविटेशन में पढ़े थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, टू मासेस। तो यहाँ पर फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, मीटर स्क्वायर चढ़ जाएगा, और नीचे से आ जाएगा क्या, कूलम स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इस चीज को ध्यान रखना, कूलम्स लॉ पूछेगा, इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिख देना। ठीक है, और इसमें बोल सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कि मान लो 1 कूलम चार्ज को यहाँ रखे एंड 1 कूलम चार्ज को यहाँ रखे और दोनों के बीच का दूरी कितना कर दे, 1 मीटर, तब बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स बराबर निकालने को बोला गया तुमसे, फोर्स बराबर तो के इंटू, है ना, के इंटू Q1, Q1 का वैल्यू कितना है, 1 कूलम, Q2 का वैल्यू कितना है, 1 कूलम। वो माइनस खाली अट्रैक्शन के लिए दिखाया जा रहा है, अगर हम दोनों प्लस है तो रिपेल कर देगा। ठीक है, तो 1 1 और डिस्टेंस कितना है, 1 का स्क्वायर, मतलब टोटल आंसर F बराबर क्या आ रहा है, के। F बराबर आ जाएगा कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो वो पूछ सकता है तुमसे कि जब हम लोग चार्जेस को 1 1 कर दे, सब सारे चीज को यूनिट में रखें, तब उस समय के लिए हमारा जो फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। ये कभी कभी दिख सकता है कहीं पे भी कि फोर्स इतना है, इसके मतलब ये कितना फोर्स है, ये उतना फोर्स है जब हम लोग दो एक एक कूलम चार्ज को 1 मीटर दूरी पर रखे थे। सब चीज को 1 1 कर दिए, सब चीज को कोशिश किए क्या, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 कर दो तो F बराबर के हो जाएगा डायरेक्ट, सब तो 1 बन जाएगा ना सब, F बराबर के हो जाए। तो जब भी बोले ना इतना फोर्स का मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब क्या समझेंगे, इट इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 1 कूलम ऑफ
चार्जेस, 1 कूलम ऑफ 2 चार्जेस के बीच में, 1 कूलम ऑफ 2 चार्जेस के बीच में, दैट डिस्टेंस इज 1 मीटर। सही है? इतना बातों को याद रखोगे, ठीक है। तो जब चार्जेस जब इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं तो कुछ वैल्यूज जो तुमको इस चैप्टर में याद रखना होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन याद करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते होंगे? एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, पहला ऑर्बिट में 2, फिर 8 हट करके है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस होते हैं, वो कितना होते हैं? तो माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, याद रखेंगे ना। 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होते हैं? तो दैट इज प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब जो वैल्यू है ना, वो यही ध्यान में रखना। कहीं देखोगे तो पॉइंट पॉइंट में करके इन्होंने करके दे देता है, बट ये एग्जैक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता चल गया इतना, एक प्रोटॉन पर चार्ज पता चल गया इतना, ठीक है। तुमसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी चार्ज एन इलेक्ट्रॉन पोजेस, एक इलेक्ट्रॉन कितने अपने ऊपर चार्ज रखता है? तो इतना। तो उल्टा क्वेश्चन कर देगा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, हो सकता है यूनिटरी में लगाएंगे ऐसे, इतने इतने कूलम में एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? जैसे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, हो सकता है ऐसा, क्योंकि वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18। तुम्हारे बुक में ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये सब पॉइंट जरूरी है। तुमसे एग्जाम में पूछ देगा इफ 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स इतने चार्जेस देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन 1 कूलम ऑफ चार्ज हैव, ऐसा क्वेश्चन करेगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक कूलम के लिए। तो एक कूलम के लिए क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड, एक इतना से यूनिट पे है, डिवाइड दिए, एंड डिवाइड का वैल्यू कितना आएगा? तुम 6 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी बुक दिया 6 इंटू 10⁻18, तो 6.25 जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है वो दिया, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं होगा। और तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला जानेंगे Q बराबर NE करके, Q बराबर NE, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस की संख्या कितना हो सकता है, जिसको हम लोग बताएंगे कितना से, Q बराबर NE से। Q बराबर NE से मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का Q पूछ दिया, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज, तो Q बराबर NE मतलब 5 गुना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 6। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q बराबर NE का मतलब N होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन तुम लेना है तुमको, और E क्या है? ये है एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज। तो Q बराबर NE को याद रखोगे, ठीक है। Q बराबर NE को क्या याद रखोगे? याद रखना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन का दिया होता है ऐसे, सही है। N क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ऐसे करके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बन जाता है Q बराबर NE, ठीक है। लगभग मिला जुला के पहला फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला नहीं है, तुम 2 को आया तो 2 बार गुना कर लेना, 3 आया तो 3 बार गुना कर लेना, ऐसे करो, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से? हम लोग देखो जब इलेक्ट्रिसिटी चलने आए तो चार्जेस के बारे में हमको पूरा पढ़ना पड़ा, चार्जेस के बारे में खाली इन्फॉर्मेशन लेने आए यहाँ तक, और इन्फॉर्मेशन लेने से हमको कूलम्स वगैरह सब मिल गया। कुछ और बात जो पहले से ही पढ़ रखे हो तुम लोग उसको भी लिख देते हैं, विच इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होता है दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज से बनते हैं। उसका अपोजिट कौन होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, स्टेशनरी चार्ज की वजह से बनता है। मतलब जैसे ये मार्कर से ये सब में चार्जेस स्टैटिक है, खाली अरेंज कर दोगे ना किसी से रब करके तो वहां पर बन जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज वीक, ये हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्जेस के बारे में आया तो हम लोग कुछ और भी बता देंगे। तो ये हो गया खाली अभी चैप्टर रेडी करने के लिए इतना बात। जो नया तुमको मिलने वाला वो मिला खाली कूलम्स लॉ, जो कि ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ऐसा चीज तुम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ रखे हो। सब चीज को खाली याद रखना है ना। ये सब चीज क्या है? तो ये सब चीज तो आप जैसे जैसे नया नया क्लास में कुछ ना कुछ तो वैल्यू याद करना पड़ेगा ना। ये कोई फॉर्मूला से निकल के तो नहीं, ये तो रियल लाइफ देखा कि कैसा होता है, उसको निकाल कर तुमको खाली सामने रख दिया गया, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद कर लोगे, क्लियर?
इरेज कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। करंट और वोल्टेज के लिए, करंट और वोल्टेज के लिए मतलब हम लोग घर में बोलते हैं ना करंट, 3 एम्पियर का स्विच है, या फिर जो भी करंट बोलते हैं, वोल्टेज बोल देते हैं। हम लोग के लिए अभी के लिए सेम है, अभी के लिए करंट और वोल्टेज दोनों क्या सेम है। बोलचाल भाषा में सब बराबर ही निकाल देते हैं। 220 का करंट बोल देते हैं, चाहे तो 220 का वोल्टेज बोल दो, तो बोलचाल भाषा में लगभग लगभग सेम निकाल देते हैं, बट एक्चुअल में ये दोनों अलग है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल अलग क्या है। ठीक है, तो आज देखते हैं, अगर वो हो पाता है तो वहां तक करते हैं, नहीं तो कल भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, करंट। ठीक है, तो करंट जो भी होगा, करंट एक्चुअली क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज सिंपल फ्लो ऑफ चार्ज। मान लो कोई चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के लिए, और कोई चार्ज फ्लो किया 5 सेकंड के लिए, तो तुमको ज्यादा करंट किस में मिलेगा, जो ज्यादा समय के लिए चल रहा है। ऐसा मतलब कोई जो कूलम ऑफ चार्ज है वो कुछ देर तक चल रहा है, कोई ज्यादा देर तक काम कर रहा है, तो उसमें हो सके तो करंट हमको ज्यादा मिलेगा। या फिर 1 सेकंड में मान लो 4 गो चार्ज पार हुआ, अगले एक से मतलब फिर किसी 1 सेकंड में 8 गो इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 गो चार्ज पार हो रहा है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज जो पर यूनिट टाइम हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में कभी तुम्हारा कितना चार्ज हो गया, 4, किसी 1 सेकंड में 8 चार्ज पार कर रहा है, तो करंट किसमें ज्यादा बनेगा, किसमें ज्यादा दिखाएगा। मतलब चार्ज फ्लो किया तो करंट बन गया, चार्ज फ्लो किया तो करंट बन गया, तो जो ज्यादा फ्लो करेगा वो ज्यादा करंट बनाएगा। तो ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज जो है ना, तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग मेजर करेंगे एक्चुअली टाइम के साथ। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब एक छोटे से समय में कितना चार्ज को तुम फ्लो करवा पा रहे हो, डेट इज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट है ही, तो हम लोग उसको नाप के देखेंगे समय के साथ कि 1 सेकंड में 10 गो पार करवा दो, 1 सेकंड में 12 गो पार करवा दो, डेट इज क्या, करंट। एंड करंट का सिंबल क्या लेंगे हम लोग, आई। करंट का सिंबल क्या चलेगा, आई। आई बराबर क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट चार्ज, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम है ना, तो चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई बराबर इज क्यू, क्यू का ऐसा यूनिट कूलम, 1 हटा देते अभी, कूलम लिख देते खाली तुम्हारे लिए, एंड टाइम का सेकेंड है ना, तो आई बराबर क्या बन गया, सी बटा एस, दैट इज कॉल्ड एम्पियर, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। मतलब ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर, डिनोटेड एज कैपिटल। सही है, तुमसे आप बोल सकते हैं कि एम्पियर को डिफाइन करके दिखाओ। जितने भी फिजिक्स का फॉर्मूला बोले ये सब यूनिट्स को डिफाइन करने के, इसको इसके फॉर्मूला से ही डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके फॉर्मूला से ही डिफाइन कर सकते हो। आई बराबर क्या आया, सी बटा एस, आई बराबर क्यू बाई टी ले लो, क्यू बाई टी। आई बराबर 1 कूलम चार्ज ले लो और 1 सेकेंड के लिए ले लो, तो क्या बन जाएगा, आई बराबर 1 एम्पियर। देखो आई बराबर फॉर्मूला क्या था, क्यू बाई टी। कैसे फॉर्मूला को लिखा जाता है समझ लो, आई बराबर क्यू बाई टी। तुमसे पूछा व्हाट इज 1 एम्पियर, तो सबको यूनिट वैल्यूज रख दो, सबका यूनिट वैल्यू रख दो। कूलम का भी यूनिट वैल्यू रख दिए 1 कूलम में, टाइम का भी रख दिए 1 सेकेंड में। इससे जो आंसर आएगा ना 1 सी बाई एस आएगा। देखो 1 सी बाई एस, एंड सी बाई एस इज कॉल्ड एम्पियर। तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या हो रहा है, तो 1 एम्पियर इज द करेंट। 1 एम्पियर क्या हो रहा है, करेंट। एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है ना, 1 एम्पियर डिफाइन कर रहे क्या, 1 एम्पियर इज द प्रोड्यूस, 1 एम्पियर इज द करेंट, ये करेंट ही है ना, प्रोड्यूस व्हेन, कब हुआ था, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए चला था। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge flows for 1 second, याद रहेगा। अब कहाँ फ्लो करेगा, तो ये वायर पा रहे हैं, ये क्या पा रहे हैं हम, वायर,
ये वायर के जो अंदर का एरिया होगा ना, ये जगह दिख रहा है ना, दिस एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया याद रख सकते हो खाली। वायर के अंदर के एरिया क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर तुम 1 सेकेंड के लिए एक चार्ज को फ्लो करवाते हो, जो करंट बनेगा ना वो 1 एम्पियर करंट बनेगा, ठीक है। और 1 सेकेंड में 2 चार्ज को फ्लो करवा दिए तो 2 एम्पियर करंट बन जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना बोल रहे हैं? 1 सेकेंड में 2 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करवा दिए, तो 2C/S, एंड C/S इज कॉल्ड एम्पियर। देखो 2 एम्पियर करंट। अगर बोलेगा ना 10 एम्पियर करंट है, तो 10 एम्पियर करंट का मतलब क्या समझोगे? 10 कूलम चार्ज। देखो 1 एम्पियर करंट क्या होता है? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए, 10 कूलम चार्ज 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज पर हुआ तो सब करंट जो 10 एम्पियर का पहुंच जाएगा। हमारे घर में जो एप्लियंसेज होता है ना, बहुत से ऐसा आता है, 3 एम्पियर का स्विच, 5 एम्पियर का स्विच, 10 एम्पियर का स्विच, 15 एम्पियर का हाईएस्ट देखे, इससे आगे एम्पियर का स्विच नहीं देखे तो होगा। बाकी हम लोग इतना तक हम भी जानते हैं। तो ये सब नॉर्मल छोटे छोटे डिवाइसेस के लिए, जो फ्रिज ये सब होते हैं, जो हाई पावर डिवाइसेस के लिए थोड़ा और ज़्यादा अच्छा वाला स्विच आता है। इतने करंट, तो इतना ही करंट हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में 15 चार्ज को पार कर रहा होगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन ना ऐसे कभी नहीं पूछा है कि 1 एम्पियर डिफाइन कीजिए, व्हाट इज करंट बताइए, करंट बताइए। तो बेसिक चीजें जो पढ़ाना पड़ रहा है पढ़ा देते हैं। तुमसे क्वेश्चन सीधा बोला जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय 2 एम्पियर चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय 2 एम्पियर करंट, व्हाट डू यू मीन बाय 5 एम्पियर करंट। तो क्वेश्चंस को ऐसे पूछा जाएगा। तो तुमको यहीं से बेसिक्स पकड़ के चलो ताकि आगे जाके दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अभी हम लोग करंट पोर्शन पे है, वोल्टेज पोर्शन पे आएंगे तो सेम यही चीज मिलने वाला है फिर से। मतलब करंट का सिंबल, करंट का SI यूनिट, करंट का फॉर्मूला सेम ढंग से वहां भी मिलेगा। तो एक और पहला फॉर्मूला मान सकते हैं, पहले Q बराबर N पढ़े ना, फॉर्मूला नहीं समझना। ये पहला फॉर्मूला तुमको इस चैप्टर का मिल रहा है, I बराबर Q/T। सारे फॉर्मूला को दिमाग में रखना एक बार में, सही है। तो करंट को नापने के लिए, अभी सर्किट में नहीं आ रहे हम लोग, ठीक है। करंट को नापने के लिए क्या होगा? टू मेजर करंट। करंट को नापेंगे कहाँ? एम्पियर में तो पता चल गया। नापेंगे किस से? किस डिवाइस से? है ना, इसके लिए डिवाइस होता है। जिससे हम लोग एप्लियंसेज में जब काम करते हैं तो नाप लेते कितना करंट है। तो नापने के लिए हमारे पास होता है क्या? एम मीटर। नापने का डिवाइस क्या होता है? एम मीटर। नापने का डिवाइस क्या होगा? एम मीटर, ठीक है। तो एम मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अच्छा, ये वोल्ट मीटर सुना होगा, है ना। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? ठीक है। अभी और कुछ पॉइंट है अभी इसके रिलेटेड। एक इसके लिए लिखे टू मेजर करंट एमीटर। अभी सारा पूरा ये पार्ट किसका है? करंट का। पहला जो पार्ट पढ़े ना वो थोड़ा बहुत जो बताया ना वो बेसिक्स था, पहले से रिलेटेड था। अब जो है ना मेन क्लास चालू हो गया तुम्हारा, ठीक है। करंट के बारे में जाने तो करंट को कुछ जान रहे हैं कि नापने के लिए एमीटर चाहिए, और इसके बारे में जानेंगे तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन। यहाँ पर बात को ध्यान दोगे, तुम अभी सर्किट नहीं पढ़े हो, बट सर्किट पहले क्लास से पढ़ के रखे हो, बैटरी, स्विच और बल्ब वाला। तो ये वाला सर्किट याद रखना। इसी सर्किट में जो जो इंस्ट्रूमेंट आएगा, पहला इंस्ट्रूमेंट आ चुका है एमीटर, तो उसको ले जाके जोड़ेंगे, है ना। अब जोड़ने का तरीका होता है जिसके जिसके आगे जाके समझ में आएगा। अभी खाली याद रखना सीरीज कनेक्शन में होता है, आगे जाके समझेंगे सीरीज कनेक्शन कैसे किया जाता है और पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है। जानते भी होगे, उससे मतलब नहीं है, अभी के लिए इंतजार करोगे, है ना। और एमीटर के बारे में ही अभी जानना है। सीरीज में होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है। रीजन इज वाई, वाई लो रेजिस्टेंस, मतलब इसके पास रेजिस्टेंस लो होता है। तो क्यों होता है?
देखो अभी ये सब चीज में थोड़ा सा आधा आधा लगेगा, क्योंकि अभी वोल्ट मीटर में पढ़ोगे तो ऐसा ही पढ़ लोगे, तो फिर अभी समझ ही में नहीं आएगा पैरेलल सीरीज और मतलब सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो अभी इंतजार में रहना कि ये कुछ है जो हमको आगे जाके मिलेगा, अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तो खाली लिख के याद भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, एमीटर को सीरीज में ऐसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर में सीरीज जोड़ने से क्या होता है कि जो इधर से करंट निकलेगा प्लस की तरफ से, ये पहले एंटर कर दिया किसमें, एमीटर में, इसके बाद है कुछ चीज लगा हुआ रहता है, क्योंकि इसको नापना है करंट। करंट नापने का मतलब इधर से जितना करंट निकला वो नाप देगा और बता देगा तुमको इतना करंट है। अब मान लो इसका जो है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है अभी समझेंगे आगे जाके, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस लो है यहाँ पे। रेजिस्टेंस मतलब होता है करंट को रोकने वाला। तो अगर ये करंट को रोकने वाला बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, इससे मान लो 3 एम्पियर करंट तो 2 एम्पियर ही रख लेगा, और 1 एम्पियर हमारे एप्लियंस के लिए दे रहा है, जिससे एप्लियंस हमारा काम ही नहीं करेगा। है इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब ऐसे नहीं है। हम तो डायरेक्ट बल्ब भी चला सकते हैं, रेटिंग चेक करके कितना सपोर्ट करता है, इतना करंट होगा, तो उससे मतलब नहीं। हमको अगर नापना है तो ये लगाना पड़ेगा। अगर ये डिस्टर्बेंस हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट यही रख लेगा, तो बाकी को मिलवे नहीं करेगा। इस चलते नहीं, इसको लगभग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के आसपास रखा जाता है। मतलब ये बहुत बहुत कम करंट लेगा, बहुत कम मतलब मान लो 0.50, इतने कम करंट को ये देगा। तो पूरा करंट किसको मिलेगा, एप्लियंसेस के लिए जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, कम, सो दैट इट कैन अलाउ मोस्ट ऑफ द करंट टू गो इन द सर्किट। अब करंट जाने से क्या फायदा हो रहा है, अभी और चीज जब हम लोग रेजिस्टेंस जानेंगे, सीरीज कनेक्शन जानेंगे, तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो करंट हम लोग अभी तुमको बताया करंट के बारे में कि 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, यहाँ तक तो हम लोग देख रखे हैं। ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ छोटे वैल्यूज ऑफ द करंट के लिए तुम्हारे बुक में दिया है, उसको जान लो, अभी से कंफ्यूज नहीं करना। अगर बोलेगा 1 MA का मतलब होता है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितना छोटा करंट है पता है, ये है 10⁻³ एम्पियर का करंट है। 10⁻³ एम्पियर करंट का मतलब नहीं समझे, तो करंट अभी पता है ना ज्यादा होता ही नहीं, थोड़ा बहुत भी करंट रहना तो बहुत काम करेगा। ठीक है, 1 मिली एम्पियर ये सब कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द करेंट्स है। 1 MA ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि तुमको थ्योरी लिखवा रहे कुछ, ये जरूरी है कहीं फिर मिले कन्वर्जन। ये 1/1000 मतलब 1 एम्पियर का 1000 हिस्सा। सोचो कितना छोटा सा करेंट है। और नापने वाला डिवाइस में ना वो बहुत समझ के बनाया रहता है एम्पियर वाला, क्योंकि इसको तो ज्यादा नापना है नहीं। इतना छोटा अगर नापने के लिए मिली एम मीटर वाला रीडिंग आता है। मतलब एम मीटर को जो अभी एम मीटर हम रीडिंग नहीं दिखाए हैं, एम मीटर अभी पूरा अच्छे से खाली जाने हो कि करंट नापता है, सबका रीडिंग पढ़ना है, वोल्ट मीटर उसका रीडिंग पढ़ना है। ठीक है, तो धीरे धीरे सब चीज कनेक्ट करेंगे। तो एम मीटर जो है ना उसमें 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर वाला भी आता है, और कोई कोई आता है मिली एम्पियर वाला, है ना, 0.5 करके, 0.4, 0.01, इस तरीके से मिली एम्पियर का भी एम मीटर आता है। जब हम लोग एम मीटर का रीडिंग पढ़ेंगे ना उस टाइम हम तुम लोग को दिखा देंगे एम मीटर। सही है, तो ये मिली एम्पियर का मतलब क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का 1000 हिस्सा, और माइक्रो एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर का 1 लाख है, 10 लाख हिस्सा। ठीक है, तो याद रखना, बोलेगा कि करंट इज 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर तो काम नहीं करेगा, ऐसा यूनिट क्या है उसका, एम्पियर। करंट कितना बोला, 5 मिली एम्पियर। तो क्या करेंगे, 5 × 10⁻³ एम्पियर बनाने के लिए। तो इतना एम्पियर का करंट मतलब है कम, इतना एम्पियर का करंट। चलो इतना ही तक रहने देते हैं आज, कल देखेंगे वोल्टेज। जब वोल्टेज पढ़ोगे ना तब ये दोनों को फिर से रिलेट करेंगे। पहले हम लोग करंट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिए यहाँ तक, सेम वोल्टेज के लिए इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ तक, उसका भी ऐसे इनको डिफाइन करेंगे, एंड देन उसके लिए भी कुछ यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। इसी के जस्ट वहाँ पे उल्टा वाला पोर्सन यही लगाएगा आज। कल पढ़ेंगे ना आराम से, तो अच्छा जगह पे पहुंच जाएगा सर्किट लो।